जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्लास की। और इस क्लास के अंदर में अम्ल, क्षारक एवं लवण की पूरी टेस्ट हम लेने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन 120 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। तो जो लोग जो है नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। ठीक है, चलिए कुछ सेकंड का वेट करते हैं। तब तक फटाफट आप लोग सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों में। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। चलिए, अम्ल, क्षारक एवं लवण स्टार्ट करते हैं टेस्ट की। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अम्ल और भस्म ये दोनों जो हैं पदार्थ हैं। ये अम्ल और भस्म ये दोनों जो पदार्थ हैं वो कैसे पदार्थ हैं। ठीक है, अम्ल और भस्म ये दोनों जो पदार्थ हैं ये किस तरह के पदार्थ हैं। अम्ल और भस्म जो है ये किस तरह के पदार्थ हैं। विपरीत गुण वाले हैं, समान गुण वाले हैं, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो याद रखिएगा अम्ल और भस्म जो है ये विपरीत गुण वाले पदार्थ हैं। कैसे अम्ल और भस्म विपरीत गुण वाले पदार्थ हैं, तो आप कहोगे कि सर चूंकि आपने बताया था BAR बार के बारे में, B फॉर ब्लू, A फॉर एसिड और R फॉर रेड। यानी एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को, एसिड जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है। जबकि आप ही ने बताया था कि भस्म वो चीज होता है जो रेड, जो लिटमस पेपर होता है इसको क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, तो RAB रब और BAR बार, ये दो चीज हमने आपको बताया था। यानी भस्म जो है वो रेड को ब्लू करता है, जबकि अम्ल जो है वो ब्लू को रेड कर देता है। तो दोनों ही ऐसा लग रहा है कि विपरीत गुण वाला है, बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर यहां पर होगा विपरीत गुण वाले। आंसर नंबर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट शेयर कीजिए। आज संडे है तो सबको लग रहा होगा क्लास ऑफ रहती है, तो इसलिए सब सोए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल कर, है ना, किस प्रकार के आयन देते हैं। आप भस्म किसको कहेंगे। हमने डेफिनेशन पढ़ा था अम्ल और भस्म का, जिसमें हमने कहा था कि अम्ल वो पदार्थ होता है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और भस्म वो पदार्थ होता है जो जल में घुल करके OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ पर OH माइनस वाला ऑप्शन तो ए नंबर दिख रहा है, तो इस तरह से आंसर हमारा ए हो जाएगा। जल में घुल करके हाइड्रोक्सिलिक आयन, जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भस्म जो है स्वाद में कैसा होता है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है। अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन भस्म स्वाद में जो है कड़वा होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 का बी की भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है। चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह से आप लोग मेहनत कीजिए और फटाफट शेयर करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित हो करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे क्या कहे जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए जीनत, सुस्मिता, तरुण, छोटी, काजल, अंशु, आशिया, सोना, राहुल। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जिस भस्म के अणु जल में घुल करके, पढ़िएगा एक बार फिर से क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो क्या कहलाएगा, परबल भस्म कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिस भस्म में अणु जल में पूर्णतः घुल करके आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे परबल भस्म कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी यानी जो भी आपका भस्म होगा, जिस भस्म का अणु जो है जल में घुल करके आपको हाइड्रोक्साइड आयन देगा, याद रखिएगा कौन सा आयन जी, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो वो आपका परबल भस्म कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन परबल क्षार है, यानी स्ट्रॉन्ग
जो बेस है वो कौन सा है, पहचानिएगा इसको। तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा इसमें से, है ना। यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी, तीनों ऑप्शंस को पढ़िए आप, फिर उसके बाद रिप्लाई कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोडियम। यहाँ पर जो NaOH जो है ये आपका क्या है, हाँ NaOH, गिवन ऑप्शन में NaOH जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है दिए हुए ऑप्शंस में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है, इनमें से कौन जो है क्षारीय पदार्थ है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा सी, चूना। चूना जो है ये क्या है, आपका क्षारीय पदार्थ है। बाकी चीनी, दूध, दही ये सब आपका अम्लीय है, चूना जो है ये क्षारीय है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, बहुत अच्छा, इसी तरह से मेहनत कीजिए, ठीक है, इसी तरह से मेहनत कीजिए। देखिए कहता है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो याद रखिएगा लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है, फटाफट बताइए, लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था लाल को नीला कर देता है, यानी रेड को ब्लू कर देता है, और इसमें बीच में भरा जाएगा क्या यहाँ पर, अच्छा पहला नंबर प्रश्न पे चलते हैं, मुझे लगता है वहां पर थोड़ा सा मिस हुआ था क्या, देखते हैं। हाँ अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ था, है ना। इसको आप यहाँ से, मैंने यहाँ पर भी एसिड फिल कर दिया था, तो इसको आप यहाँ से हटाइए, ठीक है, यहाँ पर ए नहीं होगा, इसको आप यहाँ पर हटाइए। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब था कि जो बेस होता है, बेस वो क्या करता है, रेड से ब्लू कर देता है, और जो बार बताया था सीधा सीधा समझ जाइए कि बार है ना, तो ब्लू से रेड हो जा रहा है, कौन करता है, एसिड करता है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, बेस में रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो हम देख रहे थे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखिए लाल को नीला कौन करता है, रेड को ब्लू करने का काम करता है कौन, बेस। तो यहाँ पर हो जाएगा क्षार, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर क्षार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, इसमें से कौन सा जो है भस्म नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में। तो याद रखिएगा इसमें से भस्म कौन सा नहीं है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो सारा जो है भस्म है, ठीक है, सारा भस्म है। NaCl तो ये आपका लवण है, NaCl क्या है, लवण है, सोडियम क्लोराइड। भस्म के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन भस्म नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए ये जो है निम्न में सारे जो भस्म हैं, ये भी आपका भस्म है, ये भी आपका भस्म है, ये भी आपका भस्म है, बस यहाँ पर NaCl आपका लवण है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 का सी नंबर, कि जो NaCl है चूंकि वो लवण है इसलिए वो भस्म नहीं है। इस तरह से आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ ले कि निम्न में कौन प्रबल भस्म है, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा, सबसे ऊपर क्या था, पोटेशियम था, फिर उसके बाद सोडियम था। तो वो सक्रियता श्रेणी को याद रखना होगा आपको। उस सक्रियता श्रेणी में जो भी भस्म होगा या अम्ल होगा, सक्रियता श्रेणी का जो वर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है उसके साथ जुड़ा होगा वही आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पोटेशियम, इसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा है, तो पोटेशियम का जो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बना हुआ है KOH, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस भस्म होगा, क्योंकि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो पोटेशियम ही होता है। सक्रियता श्रेणी में आपने पढ़ा होगा पोटेशियम सोडियम वाला, तो सबसे सक्रिय जो है वो कौन है, पोटेशियम है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। देखिए जो भी भस्म जो है जल में घुलनशील होते हैं उसको हम लोग क्षार कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर क्षार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, सीधा सीधा बात है भाई, खट्टा कौन होता है, खट्टा तो अम्ल होता है, सीधा जानते हैं कि खट्टा अम्ल होता है। फिर कहता है जो नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल कर देता है, अगेन ब्लू को क्या कर देता है, रेड, और हमने पढ़ाया था कि बार के बारे में, ठीक है। ब्लू को रेड करता है कौन भैया, एसिड कर देता है, ब्लू को रेड कौन करता है, एसिड करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अम्ल। ऐसे ही पहला सेंटेंस ही पढ़ करके लग रहा था कि अम्ल होगा, फिर और इन्फॉर्मेशन दिया तो इससे पूरा कंफर्म हो गया कि अम्ल ही है हमारा आंसर। अगला प्रश्न है कि क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं, वे बताएं, तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा।
आपका कहना है, आपसे पूछा गया क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं? अगर आप कहोगे नहीं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, तो आपसे ये भी पूछा गया कि कौन सा क्षारक जो है क्षार होगा, किसको हम लोग क्षार बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, भस्म या क्षारक दोनों एक जैसा चीज होता है, भस्म हो या क्षारक हो एक ही चीज है। वो भस्म जो जल में घुलनशील होगा या वो क्षारक जो जल में घुलनशील होगा उसको हम लोग क्षार कहेंगे, ठीक है। तो क्षारक और क्षार में अंतर है, क्षारक और भस्म एक ही चीज है, ठीक है। एक ही वस्तु का दो नाम है, भस्म और क्षारक। लेकिन वो क्षारक जो जल में घुलनशील होगा उसी को क्षार कहेंगे, वो भस्म जो जल में घुलनशील होगा उसी को क्षार कहेंगे। कहता है क्या सभी क्षारक क्षार होता है? तो नहीं, वही क्षारक क्षार होगा जो क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। तो जल में अघुलनशील तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर, जल में घुलनशील क्षारक, तो आंसर हमारा बी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसका विलयन जो है वो कौन सा होगा, ठीक है। विलयन में क्या है, विलयन में क्या मौजूद है 13 नंबर में? याद रखिएगा, जो अंडे का कवच होता है ना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो CaCO3 होता है इसके अंदर में, ठीक है। अब इसको हमने किस में डुबाया था, याद रखिए, इसको हमने डुबाया था किसके अंदर में, कोई विलियन है ना, कोई विलियन। तो यहाँ पर हमारा विलियन जैसे NaCl है, तो इसको लेकर के देख लेते हैं, NaCl से हम इसको डुबा देते हैं। NaCl में इसको डुबाने के बाद सॉरी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हमारा जो है स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर HCl, ठीक है। तो HCl के साथ डुबाते हैं, तो ये आपका बी नंबर में आ जाता है HCl। तो इसके साथ हम यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बन रहा है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, और इसको बैलेंस अगर कर लेंगे तो यहाँ पर हमको 2 लगाना होगा। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जो चूने के पानी को दूधिया कर दे रहा है, तो इस तरह से हमको प्राप्त क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा BHCl, ठीक है। क्यों हो जाएगा, कि ये अम्ल HCl जो है वो अभिक्रिया करके CO2 गैस निकलता है, और ये गैस जो है चूने के पानी को क्या करता है, पूरी तरह से दूधिया कर देता है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके कारण जो है चूने का पानी जो है पूरी तरह से दूधिया हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर BHCl। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है 14 नंबर में। याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या है, विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहता है सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है 15 नंबर में। तो याद रखिएगा, ये जो अभिक्रिया है ये आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करने पर क्या होती है, जल के साथ मिश्रित करते हैं अम्ल को या क्षारक को, तो उससे हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, तो हीट बाहर निकलता है। तो ये आपका उष्माक्षेपी हो गया। हीट अगर अंदर चाहिए, अगर अभिक्रिया को ही गर्म करने की जरूरत है तो उष्माशोषी कहलाएगा। उष्माशोषी किसमें कहते हैं, जिसमें उष्मा की जरूरत है, और इसमें उष्माक्षेपी में क्या है, उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा प्रोड्यूस होती है, उष्मा जो है ये बनती है, तो उसको उष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है। किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है 16 नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनती है। आंसर होगा सी, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है 17 नंबर में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 17 का डी, एसिटिक अम्ल। ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अम्ल नहीं है, पहचानना है यहाँ पर कि कौन अम्ल नहीं है, ठीक है। आपने देखा था अभी एक क्वेश्चन में कि KOH जो है हमारा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, धातु का हाइड्रोक्साइड है ना, जहां पर भी OH होगा वो तो हमारा क्षार होगा, वो तो हमारा क्या होगा भैया, क्षारक होगा, वो तो हमारा भस्म होगा जहां पर OH होगा, ठीक है। तो जहां पर H होगा वहां पर आपका अम्ल होगा। तो कैसे पहचानेंगे, यहाँ OH है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अम्ल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर OH है। यहाँ पर देखिए H है तो ये अम्ल है, ये H है अम्ल है, यहाँ पर H है तो अम्ल है। जहां पर OH होगा वहां पर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 19 में निम्न में से कौन जो है वो अम्लीय है।
अम्लीय चीज कौन सा है? 19 में 19वां नंबर प्रश्न, अम्लीय कौन सा है? तो देखिए अम्ल को पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे शुष्क, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को बहुत अलग अलग तरह से दिया गया है। जैसे शुष्क HCl, HCl का जलीय घोल, ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका जलीय घोल, ठीक है, और शुष्क अमोनिया गैस या फिर अमोनिया का जलीय घोल। तो सीधा सीधा आपको पता है कि भैया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, लेकिन एसिड में भी आपको फंसा दिया, कहा कि एक सूखा एसिड गैस है, HCl गैस है। दूसरे बारे में कहा गया HCl का लिक्विड, तो याद रखिएगा गैस तो नहीं होगा अम्लीय, क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूंकि पहले से ही एसिड है, लेकिन यहाँ पर गैस भी दिया हुआ, जलीय विलयन भी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा जलीय घोल जो है HCl का, वही हमारा अम्लीय होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? कमजोर अम्ल कौन है? मैंने बताया अगेन आपको कि सक्रियता श्रेणी याद रखना पड़ेगा, जो क्लास 10th की बुक में दिया हुआ है। तो पोटेशियम, सोडियम, है ना, कैल्शियम, इस तरह से हमने जो पूरी सक्रियता श्रेणी पढ़ी है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन दुर्बल अम्ल है यहाँ पर। तो कैसे पहचानेंगे? HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, कौन सा इसमें से कमजोर है? ठीक है, 20वां नंबर प्रश्न। चलिए तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कमजोर अम्ल है वो आपका CH3COOH है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? ठीक है, गंध के तरह से चेंज होता है, गंध से पता चलता है, तो आंसर क्या होगा? गंधीय सूचक कहा जाता है। जिसमें गंध होगा वो गंधीय सूचक कहलाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि धातुओं के कार्बोनेट और बायकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? धातु का कार्बोनेट से या बायकार्बोनेट से अगर अभिक्रिया कराते हैं, आपको थ्योरी के अंदर में पढ़ाया था, नहीं पढ़ा है तो उसको जाके रिवाइज कीजिए। ठीक है, शायद PDF नहीं डाला हूँ, एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा है, तो मैं भी भूल गया था, तो उसको अभी अपलोड कर देंगे इस क्लास के जस्ट बाद। ठीक है, थ्योरी वाली PDF को। तो 22 का आंसर। इसके अलावा CBT टेस्ट 2 आ गया है, DLED वालों का CBT 2 आ चुका है, तो उसको भी आप लोग फ्री होकर के, आज संडे है तो फ्री होकर के जो लोग नहीं लगाए हैं उसको लगाइए। ठीक है, 22वां नंबर प्रश्न। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 22वां का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो धातुओं के कार्बोनेट और बायकार्बोनेट पर अम्ल की जब भी अभिक्रिया होती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि गंध सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है? 23वां नंबर प्रश्न। गंध सूचक से गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीय, क्षारीय और उदासीन पदार्थों की उपस्थिति को नहीं दर्शाया जा सकता है। तो गंध सूचक से जो है गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की जो उपस्थिति है उसको दर्शाया जा सकता है? 23 नंबर में किनको किनको दर्शाया जा सकता है? 23वां नंबर प्रश्न में। तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा D। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? ठीक है, सार्वत्रिक सूचक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर 24 नंबर में। तो याद रखिएगा ये कैसा रंग देता है? सार्वत्रिक सूचक जो है शुद्ध जल में बिल्कुल हरा रंग देता है, तो आंसर हो जाएगा B नंबर। अगला प्रश्न है कि तांबे के बर्तन में खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अगर खट्टे पदार्थ कैसा होता है? बिल्कुल अम्लीय होता है, और तांबे से अभिक्रिया करके पदार्थ को वो पूरी तरह से क्या करता है? दूषित कर देता है। ठीक है, तांबा देखिए A नंबर में है, तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है, ये नहीं होगा। तांबा जीवाणु को नष्ट कर देता है, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। तांबे के बर्तन में खट्टा पदार्थ, खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया करके क्या करते हैं? पदार्थ को दूषित कर देते हैं। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पर, चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है। ये श्वेत अवक्षेप क्या है? 26 नंबर में ये श्वेत अवक्षेप जो है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। आंसर हो जाएगा 26 का C नंबर। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? 27वां नंबर प्रश्न। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ अगर जिंक को मिलाकर के गर्म करेंगे तो हमारी कौन सी गैस निकलेगी भैया? गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो आंसर हो जाएगा A, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है यहाँ पर 29 में कि निम्न में कौन सा कथन सही है? 29 में
निम्न में कौन सा कथन सही है? तो धातु के ऑक्साइड जो हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। बिल्कुल यही कथन सही है। बाकी देखिए धातु के ऑक्साइड कहता है कि अम्लीय होते हैं, धातु और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, नहीं होगा। आंसर होगा धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, धातु के ऑक्साइड थ्योरी में पढ़ा रखा है, अगर आप वहां से रिवाइज करेंगे तो सब याद रहेगा आपको। प्रश्न इसी तरह का पूछा जाएगा। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी जो एक लिटमस पेपर है ये कैसा सूचक है? तो याद रखिएगा ये जो है एक प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि हल्दी जो है वो प्रकृति में मौजूद रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31वां नंबर, कहता है कि NaOH का 10 मिलियन है 10 मिलियन HCl के 8 मिलियन विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH का 10 मिलियन लेते हैं और HCl का 8 मिलियन ले लेते हैं तो दोनों उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 मिलियन कर दें लें तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन को कितने आयतन की आवश्यकता होगी? बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए 31वां नंबर प्रश्न। तो सीधा समझिए ना कि NaOH का आपका कितना लिया था हमने? 10 मिलियन लिया था, 10 ml लिया था, और हमको HCl का कितना लेना पड़ा था जी? HCl का उदासीन हो गया था कितने में? 8 ml में। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन दूसरा है। अब कंडीशन में कह रहा है कि NaOH का अब हम 10 के जगह कितना ले रहे हैं जी? 20 ले रहे हैं, तो जस्ट इसको डबल कर दिए, तो HCl को भी डबल करना पड़ेगा, तो HCl भी हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो क्या आंसर में कहीं 16 है? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर कि 16 ml लेना होगा। बहुत इजी प्रश्न था, और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कुछ बड़ा टफ पूछा होगा, इतना आसान तो नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 32 में, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। जो खाने वाली चीज होती है ना, आप देखते हो कोई पैकेट, कोई सामान, कुरकुरे वगैरह खरीदते हो, अंदर में देखते हो उसकी जो प्लास्टिक होती है अंदर से, वो बिल्कुल जो है किसका लैब होता है? जिंक के बजाय टीन का लैब होता है, बिल्कुल वहां पर। ठीक है, तो टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होगा। देखिए खाने में वही चीज देंगे जो कम अभिक्रियाशील हो, तो हम लोग खाने में क्या दे रहे हैं? टीन का लेप दे रहे हैं, तो टीन कम अभिक्रियाशील होगा। तो यहाँ पर टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो चूंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए इसको हम क्या करते हैं? जिंक को नहीं देते हैं बल्कि टीन को देते हैं। तो 32वां नंबर में तो मुझे लग रहा है कि आंसर सी होगा। आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, और एसिडस का मतलब जो है वो क्या होता है? एसिडस का मतलब होता है खट्टा। नहीं भी पता होगा तो ये तो पता है ना कि अम्ल खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है जी? खट्टा होता है। तो मीठा तो होगा नहीं, कौशेला तो होगा नहीं, तो आंसर तो खट्टा ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 34वां नंबर, है ना, सीट की पेटी बांध के बैठिएगा। 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, और इस क्लास से एक प्रश्न तो मिनिमम आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, क्योंकि अम्ल भस्म क्षार जो है ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे बीएड हो या डीएलएड हो, एक प्रश्न देखने को मिलेगा आपको यहाँ से। तो 120 का ये प्रश्न लगा लीजिएगा, तो एक प्रश्न कन्फर्म रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े टॉपिक्स को ये कवर कर रहा है 120 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हल्दी का रस घरेलू सूचक है। हल्दी का रस जो है ये क्या है? घरेलू सूचक है। ठीक है, जिसका रंग जो है वो पीला होता है। बहुत सही बात है। कहता है कि इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है? इस सूचक से किस विलयन की पहचान कर सकते हैं हम लोग? हल्दी के सूचक से अम्लीय चीजों का पता कर सकते हैं, उदासीन का, या फिर क्षारी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। 34वां नंबर प्रश्न, 34वां नंबर प्रश्न 34 में। तो याद रखिएगा कि जब भी देखते हैं आपका साबुन जो होता है, घर में साबुन, आप जैसे कोई चीज खा लेते हो, ठीक है, भोज में गए, निमंत्रण में कुछ खा लिया, खाने के बाद आपकी शर्ट पर, व्हाइट शर्ट पर कुछ गिर गया, ठीक है, खाना गिर गया, ठीक है, वहां पर आपका थोड़ा सा सब्जी गिर गया, ठीक है, या मीट खा रहे हो, मीट गिर गया, उसका कुछ ग्रेवी गिर गया, तो फिर वो उस समय तो आपको पता नहीं चलता, आराम से पोंछ के निकल लेते हो। लेकिन जब घर आते हो फिर वही कपड़े को आप सर्फ या साबुन में डालते हो, तो साबुन में डालने के बाद क्या होता है? साबुन में डालने के बाद जो है आपका, देखते हो वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल वो जो है इस टाइप का हो जाता है, देखते होंगे कि वो बिल्कुल रेड रेड हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस साबुन हमारा क्या है? साबुन हमारा क्षारीय है। साबुन कैसा चीज़ है? साबुन हमारा क्षारीय है, ठीक है। तो यहाँ पर हल्दी का जो सूचक है, ये जो है किस विलयन की पहचान करता है? ये क्षार की पहचान करता है, ठीक है, ये क्षार की पहचान करता है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। 35वां नंबर प्रश्न कहता है चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा? क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होगा? 1 मिनट लाइन पे रहिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है? हाँ, तो चुकंदर का रस जो है वो बैगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा हो जाता है चुकंदर? 35वां नंबर प्रश्न, तो आंसर क्या हो जाएगा? पीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उदासीन पदार्थ है? उदासीन पदार्थ कौन सा है? चीनी, टूथपेस्ट, सिरका, टमाटर का रस। ठीक है, उदासीन कौन सा है 36 में? तो चीनी जो है ये क्या होता है? बिल्कुल उदासीन होता है। ठीक है, अम्ल में डालो, क्षार में डालो, इसको कोई मतलब नहीं है इसे। साबुन के साथ रगड़ दो, धो दोगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा ये। ठीक है, या अम्ल के एसिड के साथ डाल दो, फिर ऐसा ही रहेगा ये। तो कोई भी कलर यहाँ पर चेंज नहीं करता है। टूथपेस्ट जो है, सिरका जो है और टमाटर जो है, ये सब उदासीन नहीं है। ठीक है, सिरका को पता है आपका एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक होता है। ठीक है, सिट्रस साइट्रिक अम्ल होता है सिरका के अंदर में। टमाटर का रस, टूथपेस्ट, ठीक है, ये सब जो है टूथपेस्ट जैसे आपका क्षारीय होता है। मुंह में अम्ल बनता है तो टूथपेस्ट क्यों करते हैं? ताकि वहाँ जो अम्ल होगा उसको ख़त्म करता है टूथपेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है शायद टमाटर के अंदर में, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो यहाँ पर टमाटर में भी एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां नंबर, इनमें से कौन गंधीय सूचक है? गंधीय सूचक कौन सा है? 37वां नंबर प्रश्न, तो याद रखिएगा लौंग का तेल जो है ये आपका गंधीय सूचक के अंदर में आता है। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहता है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? 38वां नंबर प्रश्न, इसको हम लोग क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? 39 में, और धात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला बना देता है? लाल लिटमस को नीला बनाता है अमोनिया का घोल। ठीक है, अमोनिया का घोल। अगला प्रश्न है कि अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, तो अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाए तो दूधिया रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? ये जो है आपका श्वेत रंग में, सादा रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड पर जब हम लोग HCl गैस डालते हैं, उसको धीरे धीरे मिलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। यह यौगिक जो है यह किस यौगिक लवण के बनने से हुआ है? 42 नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? CuCl2। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो याद रखिएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? तो कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? तो जिंक जो है वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल कर देते हैं। तो अम्ल जल में घुलते हैं तो क्या देते हैं भैया? H+ आयन देते हैं। और क्षार जब घुलता है तो क्या देता है भैया? OH- आयन देता है। तो आंसर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। अम्ल जो है जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगला प्रश्न है कि नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? 46 में, नींबू में जो है वो आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? आंसर क्या हो जाएगा भैया?
इनमें से सभी जितना भी देख रहे हो सारा अकार्बनिक अम्ल है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर अकार्बनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि टार्ट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है। सीधा सीधा टार्ट्रिक अम्ल जो है वो किस प्रकार का अम्ल है, तो ये जो है आपका कार्बनिक अम्ल है। टार्ट्रिक अम्ल कैसा है, कार्बनिक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोजन आयन होते हैं, जब पर्याप्त हाइड्रोजन आयन होगा तो वो जो है क्या कहलाएगा, परबल अम्ल कहलाएगा। पर्याप्त हाइड्रोजन आयन रहेगा तो सीधा सीधा वो परबल अम्ल कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर में है, कहता है कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल कौन सा है, तो याद रखिएगा कमजोर अम्ल कौन सा है, ऑक्जेलिक अम्ल कमजोर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 51 में, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। 51 में अम्लीय पदार्थ कौन सा है, तो नारंगी का रस जो है ये आपका क्या है, अम्लीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 में, H2SO4 एक परबल अम्ल है क्योंकि जलीय विलयन जलीय घोल में ये क्या करता है। 52 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णतः आयनित होता है, पूर्णतः आयनित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। 53 नंबर में कहता है कि NaOH और CaOH2 विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सा आयन मुक्त होता है। 53 नंबर में तो आंसर क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है। 54वां नंबर प्रश्न, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, H+। ठीक है, H+ आयन प्रदान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 55 में, क्या कहता है कि क्या जल की अनुपस्थिति में HCl H+ है ना उत्पन्न कर सकता है। क्या जल की अनुपस्थिति में HCl, अगर जल ना हो तो HCl H+ आयन प्रदान करेगा, फटाफट बताइए। 55 नंबर में तो आंसर क्या होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो जल की अनुपस्थिति में HCl जो है H+ आयन मुक्त नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन जो है ये फ्री होके नहीं रह सकता है, यह जल से संयोग कर बनता है। 56 नंबर में तो कौन सा ऐसा हाइड्रोजन आयन है जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 57 में कि निम्न में से सही कथन को चुनिए। सही कथन कौन सा है। पहला कह रहा है कि अम्ल जल में H+ आयन देता है, क्षार OH- आयन देता है। सही लग रहा है ये तो सही लग रहा है। ए नंबर में। बी नंबर कहता है कि अम्ल जल में H3+ है ना H3O+ आयन देते हैं, क्षार OH+ आयन देते हैं। 57 नंबर में। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर आते हैं, एक सेकंड, ए नंबर को भी होल्ड पे रखते हैं। फिर कहता है सी नंबर में कि अम्ल जल में OH- और क्षार H+, अम्ल जल में H3O+ और क्षार जो है OH- आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 57 नंबर के अंदर में, तो 57 में चलिए दोनों में क्या डिफरेंस है, बी और डी नंबर दोनों एक जैसा लग रहा है। डिफरेंस यहाँ पर H+ का है। इसमें कह रहा है कि अम्ल जो है वो जल में H3O+ आयन देता है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन ये जो कह रहा है कि क्षार जो है OH+ आयन देता है, ये गलत कह रहा है। क्षार OH- आयन देता है। तो याद रखिएगा अम्ल जो है जल में मिलता है तो वो H3O+ आयन देता है और क्षार जो है OH- आयन देता है। तो इस तरह से आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 58 नंबर में, 58वां नंबर प्रश्न में। चलिए 58वां नंबर प्रश्न में तो आंसर क्या होगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 59 कि जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। 59 में तो आंसर क्या होगा, क्या परिवर्तन होता है, तो घटती है, ये बिल्कुल घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी होती है। 60वां नंबर प्रश्न में 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी हो जाती है, तो आंसर क्या होगा, कितनी होती है जी, 10⁻⁻7 मोल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि अम्ल का पीएच मान कैसा कितना होता है। 61वां नंबर, अम्ल का पीएच मान जो है वो हमेशा 7 से कम होता है। 7 से अधिक जिसका होगा उसको हम लोग क्षार कहते हैं, और 7 जो होता है ये आपका उदासीन होता है। जो लोग नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर 14 है तो स्ट्रॉन्ग क्षार हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग क्षार, स्ट्रॉन्ग
क्षार हो जाएगा ये 14 में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्षार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि धोने का सोडा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, धोने का सोडा और खाने का सोडा। धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो धोने का सोडा का फॉर्मूला हमने बताया था यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, Na2CO3 धोने का सोडा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, तो आंसर आपको पता चल ही गया इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न 63वां नंबर प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। कहता है कि मधुमक्खी का डंक जो है एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है, जलन का अनुभव होता है। जो मधुमक्खी काटती है तो वो आपके बॉडी में कौन सा अम्ल दे देता है? ठीक है, फॉर्मिक एसिड देता है। कौन सा एसिड देता है? फॉर्मिक। लेकिन आपने तो फॉर्मिक पढ़ा था और आपको पता नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में फॉर्मिक है नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए मेथनोइक, क्योंकि मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों एक ही जैसी चीज़ होती है, एक ही चीज़ होती है। तो मेथेनोइक या फिर फॉर्मिक, कुछ भी लिखा हो आप उसको आंसर मारना, मेथनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक। आजकल ट्रेंड हो चुका है, पहले फॉर्मिक एसिड पूछा जाता था, आजकल ट्रेंड चला है मेथनोइक एसिड का, ठीक है, मेथनोइक के नाम से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 64वां नंबर, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक, है ना, विलयन का मान देता है? ठीक है, यानी कोई क्षारक है उसका मान कितना होगा जो वो विलयन का मान देगा, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे 64 नंबर में प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 64 में? तो देखिए यहाँ पर 64 में जिनका जिनका भी आंसर आ रहा है भैया डी 13, उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्योंकि देखिए 7 तो उदासीन होता है, 2 तो एसिड हो जाता है और 6 तो एसिड होता है। तो यहाँ पर क्षारक के बारे में पूछा है, तो क्षारक कितना हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा भैया 13, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाती है? दांत जो है वो कब हमारा बर्बाद होने लगता है? जब मुंह में पीएच का मान 11 से अधिक हो जाए। मुंह में तो एसिड होता है ना, जो लार होता है वो एसिडिक होता है। जब मुंह में पीएच का मान 14 से कम हो जाए, जब मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए, जब मुंह में पीएच का मान 8 से हो जाए। सीधा सीधा समझिएगा, ऑप्शन नंबर ए में अगर 11 7 से ज़्यादा हो रहा है मतलब ये क्षार है, ये तो होगा नहीं। 14 है स्ट्रॉन्ग क्षार है, ये तो होगा ही नहीं, क्षार नहीं होता है। मुंह में का जो लार होता है वो एसिडिक होता है। तो 8 भी कट गया क्योंकि 8 जो है वो आपका एसिडिक मतलब क्षार ही हो गया। कहता है कि जब मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, थ्योरी में भी पढ़ाया था आपको, और आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि मुंह में लार होता है और वो एसिडिक होता है और 5.5 ही हमारा एसिडिक होगा, तो आंसर 65 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल जो है कौन से अम्ल होंगे जो अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करेंगे? 66 नंबर में देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तब तो अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले कौन? भैया जो कमज़ोर होगा, जो कमज़ोर होगा वही तो करेगा ना। तो जो दुर्बल अम्ल होगा वो कम H+ आयन प्रदान करता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो ज़्यादा करता है। कहता है कि अपच की स्थिति में उदर, उदर मतलब होता है पेट, उदर का मतलब होता है पेट, अपच मतलब खाना पाया खाया लेकिन आपका अनपचा हो गया खाना, अनपचा, ठीक है, यानी पचा नहीं खाना अच्छे से। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होती है। इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जाता है? स्ट्रॉन्ग क्षारक देंगे तो फिर क्या होगा, पेट का पता चला सब चीज़ गलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमको एक दुर्बल क्षारक चाहिए होता है जो आसानी से जाकर के उस चीज़ को समाप्त कर दे, तो आंसर हो जाएगा MgOH2। पोटेशियम बहुत स्ट्रॉन्ग क्षारक होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोडियम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कैल्शियम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम यही तो होता है ऊपर से 3, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो और मैग्नीशियम काफ़ी नीचे आता है सक्रियता श्रेणी के अंदर में, तो ये थोड़ा सा वीक होता है, तो इसके द्वारा बना हुआ क्षारक भी क्या होगा, वीक होगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का
बताते हुए चलेंगे सभी लोग, तो आंसर हो जाएगा सी 13। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग देख रहे हैं, सबका कमेंट देख रहे हैं। सबाना, इशरत जहां, एमडी अल्ताफ, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। 17 नंबर क्वेश्चन में आता है, कहता है जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 17वां नंबर प्रश्न में जठर रस का जो पीएच मान होता है वो आपका 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2। चलिए इसका आंसर तो मिल ही गया आपको। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं 71 में। कहता है कि एक विलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है। सीधा सीधा बात है भैया, रेड कौन बनाता है? ब्लू से रेड बनाता है एसिडिक। ब्लू से रेड कौन बनाता है भैया? एसिडिक बनाता है। विलियन का पीएच मान कितना होगा? एसिड का मान हमेशा 7 से कम होता है। 7 से कम अगर होगा तो वो एसिड होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। 7 से कम तो आपका 5 से 7। ठीक है, यहाँ पर दो दो ऑप्शन बन रहा है, आ सी और डी तो कट ही गया। एक विलियन है पीएच को लाल कर देता है। ठीक है, पीएच का लाल कर देता है, तो 5 और 7 भी कर सकता है, लेकिन 7 तो उदासीन होता है। ठीक है, 5 से 7 कह रहा है, 7 तो उदासीन होता है, तो ये तो होगा नहीं। आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर 71 का ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच में क्या परिवर्तन होगा? का पीएच में क्या परिवर्तन होगा? 72वां नंबर प्रश्न। तो आंसर होगा भैया कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाएगा तो इसका पीएच मान में क्या होगा? पीएच वैल्यू जो है घटेगा। पीएच वैल्यू क्या होगा? घटेगा। पीएच वैल्यू घटने का मतलब समझते हैं? पीएच वैल्यू घटेगा तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। पीएच वैल्यू अगर 5 था और पीएच वैल्यू अगर 1 हो जाता है, मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? पढ़ाया था एक संश्लेषित सूचक के बारे में थ्योरी के अंदर में। मिथेल ऑरेंज जो है ये आपका संश्लेषित सूचक है। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है किस चीज से? 71 में देखिए, 71 में आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइएगा। 74 में आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा लाइकेन के पौधे से। लिटमस पेपर कहाँ से निकलता है भैया? एक तो ये बैगनी रंग का होता है, नेचुरली ये बैगनी रंग का होता है, और ये यहाँ कहाँ से निकलता है? ये लाइकेन के पौधे से निकलता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग कि बिहार बीएड और डीएलएड कोर्स के अंदर में ऑफर आ रही है आपकी 6 मार्च से। ठीक है, 6 से आपका 10 मार्च तक ये ऑफर चलेगा। तो आपका कोई भी अपना रिलेटिव छूटे नहीं, कोई दोस्त यार छूटे नहीं, क्योंकि अगेन कोर्स फ़ी घट करके 699 होने वाली है। ठीक है, 999 वाली जो फ़ी थी, अगेन 6 से 10 के बीच में आप बीएड डीएलएड कोर्स को 699 में ले पाएंगे। और डीएलएड कोर्स के अंदर आपको मिलता है सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो फ्री में आपको मिल जाता है 299 का टेस्ट। ठीक है, उम्मीद बैच के अंदर में। और बिहार बीएड वाली जो है बैच वो भी आपको 699 में आएगी। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है लाइकेन के पौधे से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? 75 नंबर में। तो याद रखिएगा कि जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हमारा कि जल में अम्लीय या फिर क्षारीय विलयन चालन करते हैं किस चीज़ का? 76 में। तो आंसर होगा विद्युत का। आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है किस चीज़ से? 77 में। आंसर क्या होगा? पीएच स्केल से। ठीक है, पीएच स्केल से। अगला प्रश्न है कि जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान जो है वो घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों का जीना जो है वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, कठिन हो जाता है, जल में कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर सभी उत्तर सत्य हैं? 78 में। आंसर क्या हो जाएगा? बी, कठिन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है 79 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल कौन सा है? फटाफट बताएंगे। 80 नंबर में प्रबल अम्ल कौन सा है? देखिए अम्ल प्रबल कब होगा? यहाँ तो देखिए 14 है, 14 होगा तो ये आपका क्षार हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग क्षार हो जाएगा, ये आपका क्षार हो गया। 7 है तो उदासीन हो गया, उदासीन हो गया। 3 है तो ये आपका एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, चलिए निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? 80 नंबर प्रश्न में देखिए अगर 1 होता तो वो आपका प्रबल अम्ल होता है। यहाँ पर पीएच वैल्यू 0 है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि अगर किसी का पीएच वैल्यू 0 है तो वो प्रबल अम्ल होगा।
अगला प्रश्न है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। 81 में दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जी। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, लैक्टिक। सीबीटी टेस्ट का आंसर आपको टेस्ट में ही मिलता है सरज जहां। जब आप सीबीटी देते हो तो आपके सामने पूरा एक खुल के आता है ना, जब फाइनल सबमिट करते हो आप, कितने नंबर रैंक आई, क्या आई, नहीं आई, ऊपर में देखना आपको करेक्ट इनकरेक्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करना तो आपको इनकरेक्ट वाले में सारा इनकरेक्ट आ जाएगा। उसमें सॉल्यूशन होगा, व्यू सॉल्यूशन, उसके नीचे हर एक क्वेश्चन पे उसको क्लिक करते जाएगा, उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसका सॉल्यूशन नीचे आपको दिया रहेगा। 81 82 में कहता है एक छात्र जांच प्रश्नावली में, पहले इसको पढ़ लेते हैं, हाँ ये हो गया। 82 में आता है एक छात्र जो है, हम लोग लाइब्रेरी में क्या इसमें आप लेबोरेटरी में जाते थे तो परख नली लेते थे, लंबी सी नली होती थी शीशे की। तो एक छात्र जो है परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग देगा। एक छात्र सोडियम बाइकार्बोनेट की तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक मिलाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है 82 नंबर में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा हरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। लवण है ना, लवण 83 में, तो आंसर क्या होगा, 7 से अधिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भैया, एग्जैक्ट 7 होगा, क्योंकि वो उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट है हमारा शरीर का पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो है कितने पीएच वैल्यू के बीच कार्य करता है। ओवरऑल पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी इज 7 से 7.8, 7 से 7.8 होता है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 86 में कि विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है। 86 में तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, पदार्थ की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। ठीक है, अम्लीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्षारक को क्षार में घोलने पर क्या मुक्त होता है। 87 में तो आंसर क्या हो जाएगा, OH- आयन प्रदान होता है। क्षारक को क्षार में घोलने से OH- आयन प्रदान होता है। 88 का देखते हैं, दांत का मसूरा जिसको इनामल या दंत ब्लॉक कहते हैं, किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है। 88 में तो आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, दांत का जो मसूरा होता है या इनामल और दंत प्लग दोनों को मिला के कह लें, कोई भी चीज़ हो, किस पदार्थ का बना होता है जो इतना कठोर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये इनेमल जो है कैल्शियम फॉस्फेट, या दंत प्लग जो है इनेमल, ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि सर क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है और केमिस्ट्री बीएड और डीएलएड दोनों में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न 89 में कहता है नेटल एक शाक्य पादप पदार्थ है जो छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। नेटल में, नेटल अगर टच कर लेगा तो आपको डंक जैसा महसूस होगा। इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़ कर देना चाहिए। तो नेटल एक जो शाक्य पदार्थ है, पौधा है, जब वो टच कर लेगा तो काफ़ी दर्द होता है। कौन सा ऐसा पौधे की पत्ती इस पर रगड़ें कि हमारा दर्द जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, फटाफट बताइए। 89 में आप कहोगे सर यहाँ पर आंसर क्या होगा, डाक पौधे की पत्ती को। ठीक है, तो नेटल के पौधे को छू जाने पर डंक जैसा दर्द प्राप्त होता है, जिसका उपचार जो है डाक के पत्ती को से डंक मारने के उस स्थान पर जब अगर हम रगड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, वो दर्द हमारा कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। अपच का उपचार करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंटासिड का। ठीक है, एंटासिड का, जो एसिड को रोक दे, खत्म कर दे। नेक्स्ट प्रश्न है 91 में कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पीएच स्केल का शून्य क्या दिखाता है। अगर पीएच स्केल में वैल्यू किसी चीज का शून्य आ गया तो वो अधिक अम्लता को प्रदर्शित करता है, कि जो हमारा अम्ल है वो अधिक से अधिक क्या है, प्रदर्शित है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं 93 में। 93 में प्रश्न है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 93 नंबर में उसको हम लोग सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? 94 में आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग अम्ल क्षारक सूचक कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह का आपको इजी प्रश्न पूछा जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान लगभग जो है कितना होता है? तो आप कहोगे सर नींबू के रस का पीएच मान जो है वो हमारा 2.2 होता है। चूंकि ये एसिडिक होता है तो ये क्या होगा, हमारा 2.2 होगा। ठीक है, चलिए बाकी 10 देख रहे हैं, ये क्षार है, 12 भी क्षार है, 14 भी क्षार है। तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं भैया, अगर इतना भी पता होगा कि नींबू जो है ये खट्टा होता है, एसिडिक होता है, खाने में स्वाद में खट्टा होता है, और नींबू जो है खट्टा है, तो क्या होगा, ये अम्ल होगा। अम्ल तभी होगा जब इसका पीएच वैल्यू जो है, अगर अम्ल है तो पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहता है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए? मधुमक्खी अगर डंक मार दे, काट ले, तो उस को दर्द को कैसे कम करते हैं? तो बेकिंग सोडा से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, खाने वाले सोडे से। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है? तो आंसर होगा घोल का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दंत मंजन कैसा होता है? देखिए, दांत में, मुंह में लार होता है और दंत मंजन को क्षारीय बनाया जाता है ताकि लार को वो खत्म कर सके। तो आंसर ए हो जाएगा। 99 में देखते हैं यहाँ पर अम्लीय वर्षा के का पीएच मान कितना होता है? फटाफट बताइए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? चलिए बताते हुए चलेंगे सभी लोग। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? चलिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो आपका एसिडिक होता है। तो आंसर होगा 5.6 से कम, क्योंकि 12 आपका क्षारीय है, 14 क्षारीय है और 11 भी क्षारीय है। अगला प्रश्न है यहाँ पर पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? हाइड्रोजन आयन की शक्ति को, या फिर हाइड्रोक्सी, या फिर क्लोरीन को? देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है। आंसर हो जाएगा कि पीएच किसी घोल में हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करता है। चलिए 20 और प्रश्न है महत्वपूर्ण। कहता है यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻x मोल लीटर हो तो उसका घोल का पीएच मान क्या हो जाएगा? देखिए, उसका घोल का पीएच मान हो जाएगा, है ना, -x। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाता है? पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या सिर्फ अम्लीयता दर्शाता है या क्षारीय दर्शाता है, या पीएच स्केल में अम्ल और क्षार दोनों आपको मिल जाता है? तो आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 103 में कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं, 0 का मान क्या दर्शाता है? 103 के अंदर में तो याद रखिएगा 0 का मान जो है ये दर्शाएगा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए, ये पीएच स्केल होता है, यहाँ पर 0 होता है, इधर से जाएंगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर आपका 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा और 7 उदासीन हो जाता है, फिर 8 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, फिर 11 मिलेगा, फिर यहाँ पर 12 रहता है, फिर आपका 13 रहता है, 13, फिर उसके बाद जाएंगे तो 14 होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर 7 से 14 के बीच में रहा तब तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बेस हो जाएगा। और अगर वो 0 से 6 के बीच में आ रहा है ना, या 7 से कम है, तो वो आपका एसिड हो जाएगा। सीधा सीधा समझिए, अगर 7 आ गया, जैसे आपका शुद्ध जल जो है वो उदासीन होता है, ठीक है, तो 7 इसका पीएच वैल्यू होता है। तो अगर वीएच वैल्यू 7 हो गया तो वो उदासीन होता है। जितना आप 7 से कम यानी 0 की तरफ आएंगे उतना ये आपका स्ट्रांगनेस बढ़ती जाएगी। अगर कोई पीएच वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है वो 0 है तो मीन्स वो काफ़ी स्ट्रांग एसिड है। अगर 4 है तो मीन्स वो 0 वाले की अपेक्षा कम स्ट्रांग है। उसी तरह से अगर 7 है, किसी का कोई क्षार है, उसका जो पीएच वैल्यू है वो 9 है, और किसी का 14 है, तो 14 वाला जो होगा वो स्ट्रांग क्षार होगा। सीधा सीधा समझ जाइए इतनी कहानी को। ठीक है, समझ में आ गई बात।
तो यहाँ पर प्रश्न था कि पीएच स्केल से 0 से 14 तक के मान होते हैं। 0 का मान ये दर्शाता है, मैंने अभी बता दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 14 क्या दर्शाता है? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर कुछ भी पूछा जा सकता है आपको इसे में। नेक्स्ट है कि पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? देखिए पूछ लिया ना, जैसे जैसे आप 14 की तरफ जाएंगे स्ट्रॉन्ग क्षार होता चला जाएगा, तो आंसर होगा भैया स्ट्रॉन्ग क्षार यानी प्रबल क्षार को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की अम्लता को बतलाता है। अगर देखिए 7 से आप घट करके 0 की तरफ आ रहे हैं, यहां पर 7 था, यहां 0 है, और लगातार आप 7 से 0 की ओर जा रहे हैं, मतलब ये दिखा रहा है कि अम्लता जो है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो आंसर यहां पर 105 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान, अगर 7 से हम 14 की ओर जा रहे हैं, भैया 7 तो उदासीन है, 14 की ओर जा रहे हैं, तो क्षारीयता का जो मान है वो बढ़ जाएगा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा बी कि क्षारीयता जो है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। 107 में प्रश्न है कि एक विलयन जिसका पीएच जो है वो 0 से 7 के बीच में, सीधा सीधा समझिएगा, 0 है और 7 के बीच में, 7 उदासीन था, 0 और 7 के बीच में क्या क्षारीय होगा? तो इस बीच में हमारा अम्ल होगा। तो पूछा है कि वो जो विलयन है वो हमारा कैसा होगा? से भैया आंख बंद करके कहेंगे कि पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह विलयन जिसका पीएच 7 से 14 के बीच में है, तो भैया वो क्षारीय होगा। आंख बंद करके क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, 108 में सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो विलयन, एक विलयन है आपका ए और दूसरा विलयन है बी, तो ए का जो मान है वो आपका 2 है और बी का मान जो है पीएच वैल्यू वो 5 है। अब देखिएगा यहां पर पूछ रहा है कि कौन तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा? भैया जिसका पीएच वैल्यू कम होगा वही ज्यादा अम्ल होगा। तो सीधा सीधा बात है कि ए वाला ज्यादा होगा। ए और बी का क्या वैल्यू बराबर होगा? सेम स्ट्रांगनेस होगा? नहीं होगा। बी क्या स्ट्रांग होगा? गलत है ये आपका। यहां पर कह रहा है ज्यादा अम्लीय कौन होगा? ज्यादा अम्लीय तो हमारा यहां पर सीधा सीधा ए दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर। चलिए फटाफट शेयर कीजिए। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? 110 में टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? देखिए वो चार्ट मैंने बता दिया है आपको। कहां पर मिलेगा वो चार्ट? आपको मिलेगा शायद आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर में। तो ऐप में ही केमिस्ट्री वाले चैप्टर में जाइएगा, जो वन लाइनर केमिस्ट्री कराया था उसमें मैंने एक चार्ट बताया था जिसमें 10 से 12 महत्वपूर्ण ऐसे चीजें थी और उसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता था उसको मैंने आपको करवा दिया था। वहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो 110 का आंसर यहां पर हो जाएगा डी इमली। इमली जो है ये कुछ ज्यादा ही खट्टा होता है, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा? टमाटर में कौन सा? कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अगेन ये प्रश्न बिहार बोर्ड का काफी चहेता है। डीएलएड वालों के लिए एकदम पूरा चांस है कि प्रश्न पूछा जाएगा 111 में। तो याद रखिएगा जो जिप्सम है इसका होता है CaSO4 × 2H2O। लगभग हर साल ये प्रश्न बिहार बोर्ड अपने एग्जामिनेशन में पूछता है। CaSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है ये होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर बीएड डीएलएड के लिए, निम्नलिखित में से किसके कारण जो है अम्ल वर्षा होता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से लेके बीपीएससी तक ये सवाल पूछा जाता है 112 नंबर में। तो आंसर याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड याद रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक घोल नीले लिटमस पेपर को लाल कर, अगेन ये ब्लू को रेड कर देता। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बार का, कि एक ट्रिक याद रखिएगा बार। हम लोग बार जाते हैं डांसिंग के लिए, है ना, ड्रिंक के लिए, है ना, डांसिंग ड्रिंक के लिए बार होता है। तो हम लोग नहीं जाते हैं, बाकी जाने वाले लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी से क्या हो गया? ब्लू हो गया, है ना, आर से क्या हो गया? रेड हो गया, और ए से क्या हो गया? एसिड हो गया। तो अगर हमको भूल जाते हैं ना कि एसिड क्या करता है, मतलब एसिड लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू से रेड करता है। क्षार क्या करता है? रेड से ब्लू करता है। अगर कंफ्यूजन हो जाए तो सीधा बार याद रखेगा, BAR, है ना, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड, A फॉर एसिड। यानी एसिड जो है ब्लू को रेड में बदल देता है। कह रहा है एक घोल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, उस घोल का पीएच मान। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले तो आपको यह पकड़ना पड़ेगा कि ये कौन सा घोल होगा। ठीक है, तो भैया सीधा सीधा ब्लू को रेड में बदल रहा है तो सीधा अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। अम्ल का पीएच मान 7 अगर है तो उदासीन है, 10 है तो ये क्षारीय है, 9 है तो ये भी क्षारीय है, 2 है तो अम्ल है।
तो आंसर यहां पर हो जाएगा ए नंबर 2। अगला प्रश्न कहता है कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। 114 नंबर प्रश्न मेरे लिए। अम्ल और भस्म, सीधा सीधा बात है भैया, ये तो हमने आपको थ्योरी क्लास में पहले ही बता दिया था। शुरुआत के 5 मिनट आप देखोगे तो मैंने बताया था कि अम्ल और भस्म दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहां पर बी, लवण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल है कि लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है। 115वां नंबर क्वेश्चन, लवण बनाने में। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। लवण बनाने में भस्म भी चाहिए, अम्ल भी चाहिए भैया, दोनों मिलेगा तभी तो लवण बनेगा ना। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। 116वां नंबर प्रश्न कहता है वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं। तो वैसे लवण जो अम्ल और भस्म पूरा मिल गया और पूरा उदासीन हो गया, अगर ऐसा लवण जो बनता है, ऐसे लवण को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसे लवण को हम लोग सामान्य लवण कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी अम्ल और भस्म मिला लेकिन पूरा उदासीनीकरण बिल्कुल भी नहीं हो पाया, तो ऐसा जो लवण होगा वो क्या कहलाएगा। तो याद रखिएगा ऐसे लवण को अम्लीय लवण कहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अम्लीय लवण। अगला क्वेश्चन है वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनता है। वैसे लवण जो भस्म का अपूर्ण उदासीनीकरण से बना है, भस्म पूरा उदासीन नहीं हो पाया, भस्म की कुछ मात्रा उसमें रह गई, तो वो भस्मीय लवण कहलाएगा, क्योंकि भस्म की मात्रा उसमें अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्लीय लवण है, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा बिना किसी देरी के, जल्दी से बताइए। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है। कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय लवण है। 119 में कैसे पहचानेंगे, जल्दी से बताइए। तो याद होगा आपको अम्लीय लवण, तो यहां पर देखिए NaHS4 ये आपका क्या है, अम्लीय लवण है। नेक्स्ट प्रश्न है 120वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भस्मीय लवण है। 120 में से भस्मीय लवण कौन सा है। भस्मीय लवण कौन सा है, देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, NaCl सोडियम क्लोराइड। 120वां नंबर प्रश्न में ये आपका सामान्य लवण है। भस्म लवण कौन सा हो जाएगा, ए नंबर में ZnOHCl, ये आपका जो है भस्म लवण हो जाएगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास, अम्ल क्षारक एवं लवण की टेस्ट। इसकी थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं, थ्योरी भी थोड़ी लंबी क्लास है, तो आप PDF से थ्योरी वगैरह रिवाइज कीजिए। देखिए बीच में कुछ ऐसे 8 से 10 प्रश्न थे जो आप भी फील कर रहे थे और मुझे भी लग रहा था जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो ऐसे 10 प्रश्न जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, काफ़ी इन डेप्थ कुछ खास चीज़ें थी, तो उसको आप वहाँ पर थोड़ा सा मिस कीजिएगा, नेग्लेक्ट कीजिएगा। बाकी जो 120 में से मुझे लग रहा था कि 100 के आसपास प्रश्न जो थे, है ना, कमोबेश 100, वो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे जो आपके एग्जामिनेशन में छापे जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिसके छपने के ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन में। और बीएड और डीएलएड दोनों ही कोर्सेज के अंदर में अभी जो हमारी ऑफर आई हुई है उसके बारे में अपने दोस्तों को बताएं। देखिए कहीं पर कोर्स आपको 100-200 रुपये में भी मिल जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पाएगा। आप लोग अभी काफ़ी पढ़ रहे हो, 3-4 महीने से क्लास मिल रही है। अब ऐसा नहीं कि 1 महीने या 2 महीने की क्लास रहती तो हम भी 300-400 रुपये में आपको प्रोवाइड कर देते। फिर वो टीचर्स है, फैकल्टी है, 1 महीने जो स्टाफ्स हैं यहाँ पर, हमारी जो टीम मेंबर हैं, उन सब की सैलरी है, इन स्टूडियो का अपना रेंट है, सारी चीज़ें मिला करके देखोगे तो महीने का जो है 3-4 लाख रुपए का खर्च बनता है। ठीक है, तो थोड़ी रेवेन्यू लेना बनता है। अगर थोड़ा पेमेंट ले पाएंगे तभी तो क्वालिटी दे पाएंगे। ठीक है, तभी तो अच्छे फैकल्टी, अच्छे टीचर को आने वाले समय में हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए भी यूजफुल होगा ड्रीम सेवक IAS, और आने वाली जो आपके भाई बहन होंगे अगले बैच में उनके लिए तो काफ़ी लाभदायक होगा। और भी अच्छी टीम मेंबर को जोड़ा जाएगा और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। कई बार आप लोगों का कॉल मिस हो जाता है, जैसे करते हो सारे कॉल पिक करना पड़ता है हमें ही, क्योंकि और जो टीम मेंबर हैं वो उतने अच्छे रिस्पॉन्स शायद आपको ना दे पाएँ। तो हम क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट ईयर में एक प्रॉपर एक बंदा बैठा होगा या बंदी बैठी होगी जो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को टैकल करेगा कि आपका रिप्लाई करे, आपके कॉल्स को उठाए, आपको कॉल करे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जब भी आप कॉल करो, है ना। एक टाइम पीरियड बना देंगे आने वाले समय में, मैंने नेक्स्ट बैच जब होगी अगले साल के लिए, मतलब अभी ही लॉन्च करेंगे हम लोग 1 महीने में। ठीक है, ये आपकी जो एग्जामिनेशन होगी BEd DLEd की, इसके एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले ही हम लोग लॉन्च करेंगे बैच को। ठीक है, 2-3 दिन पहले, ताकि एक्चुअल में आपको इन्फॉर्मेशन पता हो कि बैच क्या है, फ़ी कितनी है, कब क्लास स्टार्ट होगी, ताकि आप भी अपने छोटे भाई बहनों को बता सकें। ठीक है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करेंगे, और आप अगर रहोगे कनेक्टेड हमसे बाद में भी तो आप देखोगे कि ड्रीम सेवक IAS में काफ़ी कुछ बदला है पिछले बैच के मुकाबले, यानी आपके बैच के मुकाबले उस बैच के अंदर में। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जो समय के साथ बिल्ड होती है, तुरंत एक दिन में होना पॉसिबल नहीं होता है। अच्छी टीम बनना, अच्छे लोग आना, ठीक है,
तो उसको इम्प्रूव करते चले जाएंगे, क्योंकि जब लाइफ का पार्ट ही इसे चुन लिया है तो इसको अच्छे से करेंगे। दूसरी चीज़ है आपके ऑफ़र के बारे में, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ऐसे तो मैंने यूट्यूब वाली क्लास में बताया था, टेलीग्राम पर भी डाल रखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग इसको देख लीजिए। ये आपकी ऑफ़र है, होली ऑफ़र जो आ रही है आपकी, ठीक है, 6 से 10 मार्च के बीच। तो आज संडे मुझे लग रहा है काफ़ी लोग फ्री हैं, तो आज से ही इस ऑफ़र को हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये जो कूपन कोड है होली 300, ये एप्लीकेबल होगा थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद मैं इस कोड को अभी से ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लॉन्चिंग रहेगा 6 से 10 के बीच में, वीडियो वगैरह शाम तक आएगी, लेकिन अभी से कूपन लगा पाएंगे क्योंकि संडे को बहुत सारे लोग फ्री होते हैं, तो वो लेना पसंद करेंगे संडे को, ठीक है। ये चीज़ें मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन अभी पढ़ाते पढ़ाते अचानक से ध्यान में आया कि आज संडे है, बहुत सारे लोग संडे को काफ़ी ज़्यादा फ्री रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्या करें, कैसे कम समय में तैयारी करें, ठीक है। देखिए कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कम समय के लिए एक बैच लॉन्च कर देते हैं। बैच में क्या करते हैं, रिकॉर्डेड मटेरियल ही आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक महीने में तो पॉसिबल नहीं है कि 5-6 सब्जेक्ट पढ़ा दें, ठीक है। और वो फिर 300-400 रुपये उसकी फ़ीस रख देंगे, तो आपको भी लगेगा कि कम समय के अंदर में पढ़ा रहा है, अच्छा है। अब बाकी जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हमारे बारे में सोचोगे कि ये तो 4 महीने वाला कोर्स करा रहा है, इनका इतना सारा मटेरियल अगर हम ले भी लें 500-600 रुपये में, तो 700 रुपये में, तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग कम पढ़ा करके ज़्यादा नंबर दिला देंगे। तो देखिए दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, जितनी प्रैक्टिस आपको करना मतलब एग्जामिनेशन मांगता है उतना आपको करना पड़ेगा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। हम तो कोर्स के अंदर में इतनी सारी मटेरियल, इतने सारे वीडियो इसलिए दे रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस हो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। तो आप अपना खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो ऐसा कोई बैच वगैरह लॉन्च नहीं करने जा रहे हैं जो आपको 10 दिन में तैयारी करवा दे। जो है सो है, इसी में आपको ढूंढ के पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। और पीडीएफ इतना है कि उसको आप अगर पढ़ लोगे ना, जितना वीवीआई लिखे हैं उसी से आपका अच्छे नंबर आ जाएगा। तो आपके जो भी रिलेटिव्स में है, भाई बहन दोस्त हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सबको ड्रीम से IAS तक लाइए, और ये जो ऑफ़र है इसका लाभ दिलाइए। और ऑफ़र जो है अभी एप्लीकेबल होगा, 9:30 बजे से ही आप लगा सकते हो। सीबीटी टेस्ट आ चुका है, और सीबीटी टेस्ट जो लोग दे रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि कहाँ से करेक्ट आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन कहाँ से देखें। तो मैं ट्राई करूँगा कि आज से कल तक मैं एक वीडियो भी इसके ऊपर बना दूँ, सीबीटी टेस्ट में क्या क्या करना चाहिए, कहाँ से हम लोग सीबीटी टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश की क्लास को लेकर के भी काफ़ी चिंतित हूँ, और अलग अलग लोगों से बातचीत हो रही है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश की जो फैकल्टी थी, तो उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो अभी चले गए हैं अपने गांव पर, और वो वहीं पर अभी हैं, ठीक है। उनको थोड़ा और समय लग जाएगा, तो दूसरे लोगों से बातचीत चल रही है, देखते हैं, जल्द कोशिश करते हैं इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट करने का। नहीं होगा तो अन्यथा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।